हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि बेस थी हमारी गॉफ वगैरह पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन पे बेस होगी। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरीके से, तो और फंडा आपका मजबूत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पावरफुल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट एफ 1 3 4 से, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। 1 3 4 से 1 2 5 कोडोमेन की बात की जा रही है। इस सवाल को पढ़ते पढ़ते मैं डायग्राम भी बना देता हूं जिससे आपको बात को पकड़ने में आसानी हो। आते हैं साहब, तो शुरू करते हैं इनकी बात। एक फंक्शन है जिसका डोमेन यहां लिख देता हूं ऐसे, फंक्शन f, और जिसका जो डोमेन है साहब वो है 1 3 4, इसे लिखते हो आप लोग डोमेन। और यहां बात कही जाती है कोडोमेन की, जिसमें फंक्शन की वैल्यू निकलती है। ये फंक्शन की मैपिंग है जिसे आप फंक्शन f के नाम से पहचान रहे हो। और कोडोमेन की कहानी क्या है, 1 2 5 1 2 5, ठीक है साहब। अब इसके बाद एक g फंक्शन और है जिसका डोमेन है 1 2 5 और साथ में 1 3 उसका कोडोमेन है। तो इधर एक g फंक्शन बना लेते हैं, ये मतलब ये g फंक्शन के लिए ये डोमेन 1 2 5 ये जो लिखा था, और इसका कोडोमेन इसके लिए हो जाएगा 1 और 3। ये G फॉर G की जो मैपिंग करेंगे हम लोग, इसके इस G के लिए ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन होगा। ये सब बात हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए डायग्राम बना रहा हूं कि पूरी तौर पे बात पकड़ में आए आपके। अब फंक्शन कैसा दिया हुआ है, एक का इमेज है 2, तो डोमेन में 1 का इमेज है 2, फिर 3 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 5, 4 का इमेज है 1। ये इसकी कहानी है फंक्शन f की। इसके बाद g की बात करते हैं, तो 1 का इमेज है 3, ये इसका डोमेन था, तो 1 का इमेज है 3, 2 का इमेज है 3, देखिए 2 का इमेज 3 है, इस 2 का भी बना देते हैं हम लोग 3, और उसके बाद 5 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है। ये पूरा डायग्राम हमारा बनके तैयार हो गया है। और आप जानते हैं कि अगर हमें गॉफ निकालना है, क्योंकि इसने बोला क्या है, राइट डाउन गॉफ, तो गॉफ का मतलब होता है यहां से सीधा रिलेशन आप चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉफ फंक्शन, या जिसे कहते हैं g ऑफ fx, g ऑफ fx या g ऑफ f। तो ये गॉफ फंक्शन होगा, इसको एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। तो अब गॉफ फंक्शन में ध्यान दीजिएगा कि जो गॉफ फंक्शन आप बनाएंगे, यहां पर x की कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं। तो आपको याद होगा गॉफ फंक्शन में, गॉफ फंक्शन का डोमेन f का डोमेन होता है। f मैंने बताया भी था याद रखने का तरीका, कि गॉफ लिखा हो f लिखा हो तो f का डोमेन लेंगे। तो हम f का अगर डोमेन लेंगे तो शुरू करते हैं गॉफ ऑफ f का डोमेन, तो 1 3 4 है तो 1 का लेते हैं। तो 1 लेने का मतलब क्या है, g ऑफ f1, ये मामला हुआ इस लिखने का तरीका। तो f1 क्या है, f1 है हमारा 2, तो यहां लिख दोगे g ऑफ 2, दिख रहा है ना आपको। फिर आप g ऑफ 2 क्या है, विच इज 3, तो इसका आंसर आ गया 3, समझ पाए होंगे। तो गॉफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। बिना डायग्राम बनाए भी आप कर सकते थे, वो भी जिक्र 5 मिनट कर लेंगे। डायग्राम क्यों बनाया, जिससे एक्सप्लेनेशन थोड़ा और अच्छा कर सकूं मैं आपके सामने। अब बात करते हैं दूसरे की, अब गॉफ किसका लेना है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है आप, तो हमें आपको बता रहा हूं कि f गॉफ में, गॉफ का डोमेन f का डोमेन होता है, और f में 1 3 4 हैं, तो गॉफ में भी 1 3 4 लेने होंगे। 1 ले चुके हो तो अब तीसरा लोगे, एलिमेंट 3, और इसके लिखने का तरीका हो गया g ऑफ f ऑफ 3। g लिखा और f3 की वैल्यू यहां पे क्या है, f3 की वैल्यू 5 है, तो ये हो गई g5, और g5 ये g फंक्शन है, तो g5 की वैल्यू हो गई 1, तो इसका आंसर हो गया 1। फिर आगे चलते हैं, आप किसका लोगे बेटा बोलो। तो क्लियर है कि इसी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो 4 का लेंगे, g ऑफ f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 कितना है, f ऑफ 4 है 1, ये f ऑफ 4 के लिए 1 लिख दिया। g1 कितना है 3, ये हमारा गॉफ फंक्शन बन गया। और अगर आप
थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख दीजिए जैसे ये बाकी दोनों ने लिखे थे, जी और एफ। गॉफ फंक्शन होगा, डोमेन है 1 3 4, यानी 1 का रिश्ता 3 से, तो 1 का इमेज 3 है, फिर 3 का इमेज 1 है, और इसी तरह 4 का इमेज 3 है, और ये बन गया गॉफ फंक्शन। ये आप देख रहे हैं गॉफ का जो डोमेन है 1 3 4 और डोमेन ऑफ एफ है। इस तरह से काम हो गया। अब कोई बच्चा चाहे कि सर ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जामिनेशन में क्या इतना बड़ा करना पड़ेगा? तो जरूरी नहीं, अगर आप कर दे तो बड़ी अच्छी बात, अदरवाइज आप यही काम कर सकते हैं। कैसे? अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, दिमाग में फीड कर लीजिए कि जो गॉफ फंक्शन होगा वो किस किस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ के लिए। तो डोमेन ऑफ एफ क्या है? 1 3 4, तो पहले निकालो 1। अब इसको लिखने का तरीका तो ऐसे ही रखोगे बेटा। अब f1 फंक्शन में f का रिलेशन 2 से है, f का इमेज 2 है, तो इसको लिखोगे g2। फिर g में देखो 2 का रिलेशन 3 से है, तो बन गया 3। तो 1 का 3 से आया, ये देखिए यहां भी 1 का 3 से ही आया था, लॉजिक तो वही है, बस उसमें डायग्राम आपने नहीं बनाया। अब आप गॉफ ऑफ फिर किसका लोगे? आपसे चर्चा की थी 1 3 4 का लेना है, 3 का लेना है, तो g ऑफ f ऑफ 3 कर दिया, g लिखा। f3 की वैल्यू देखो कितनी है, तो f3 का 5 है, तो f3 का मतलब हो जाएगा g5, और g5 का मतलब क्या है? 5 का 1 से है, तो आ गया आंसर 1। तो ये 3 का 1 से हो गया, यहां भी देखिए 3 का 1 से था। इसी तरीके से अगर आप फिर डोमेन में बचा रह गया 4, तो गॉफ ऑफ 4 ले लो, तो g ऑफ f ऑफ 4, तो f4 कितना है? 4 का इमेज 1 है, तो ये g1, यहां देखिए g में 1 का कितना है? 3। तो यहां से भी बात आप जो बनाएंगे गॉफ फंक्शन, वो आप बनाएंगे 1 का इमेज 3, फिर 3 का इमेज 1, और फिर 4 का इमेज 3। तो ये देखिए गॉफ फंक्शन दोनों ही केस में सेम है। ये डायग्राम बना के, मैं डायग्राम क्यों बना देता हूं, क्योंकि इससे बहुत आसान होता है, कोई भी कंफ्यूजन रह नहीं जाता, और एक्सप्लेनेशन इजी पड़ता है क्योंकि चीजें दिख रही होती हैं। तो ये एक तरीका था समझाने का, जो मैंने कोशिश की एट लेंथ आपको समझा सकूं। और दूसरा, एग्जामिनेशन में करना हो, ये लॉजिक सीख चुके हो, तो कोई जरूरी नहीं कितना डायग्राम आप बनाएं, आप सीधे ये 4 लाइन लिख सकते हैं और आपका सवाल पूरी तरह सही होगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो मेरे ख्याल से पूरी पकड़ बन गई होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, let f g h be functions from r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शंस हैं तीनों, show that f plus g of h is equal to f of h plus g of h। और इसी तरीके से सेकंड वाला दे रखा है, जहां भी ये ऑफ लिखा हो, आप जानते ही वो ब्रैकेट से संबंधित होता है, ब्रैकेट। तो ऑफ को जब हटाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखिए और सारे सवाल इसके हो जाएंगे। चलिए दिखाता हूं आपको कैसे। अब यहां पर देखिए, पहले वाले को प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लीजिए उसकी, f प्लस जी ऑफ h, ठीक। अब ये x का ले रहे हैं सपोज करिए, तो ये x तो लिखेंगे ही ब्रैकेट में, बड़ी अच्छी बात। अब ये ब्रैकेट था, ये o था ऑफ, ये ऑफ था ना, इस ऑफ को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। ये देखिए ऑफ को हटाया, ये ब्रैकेट तो लगा ही था, और इसमें पूरा एक ब्रैकेट, क्योंकि दिस ऑफ दिस है, तो जिसका ऑफ रहता है वहां पे पूरा ब्रैकेट डाल दिया इस ऑफ की जगह। बहुत अच्छी बात। अब आप जानते हैं कि फंक्शन क्लास 11th में आपने पढ़ रखा था फंक्शन में, कि दो फंक्शन का, ये 11th में पढ़ी हुई बातें हैं, f प्लस जी अगर है और इसका x ले रहे हैं आप, तो इसको लिखा करते थे fx प्लस जी एक्स। याद करिए क्लास 11th की बातें हैं ये। उसी चीज को यूज करते हुए अब यहां पर देखिए f प्लस जी, और इस पूरे को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो ये क्या बन गया? f ऑफ x। ये देखिए f ऑफ x, f लिखा पूरे ब्रैकेट में, ये x आ गया, प्लस g लिखा और ये पूरे ब्रैकेट में x आ गया। hx से कोई वैल्यू देगा उसको x समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को हटाओ तो ऑफ लिख दो, इस ब्रैकेट को हटाओ तो ऑफ लिख दो, कितना सरल। अब इसके बाद हो गया, ये h को हटा देते हैं, लिखते नहीं है बार बार, क्योंकि हम ये पहचानते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब यही होगा। तो इस h को हटाते हुए FOH लिख देते हैं, f ऑफ h, और यहां भी इसी तरीके से x को हटाते हुए g ऑफ h लिख देते हैं। और ये देखिए पहला वाला जो पार्ट था वो हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। बस ध्यान इतना रखना है कि ऑफ लिखा हो तो ब्रैकेट लगाना, और 11th में जो छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं उसका इस्तेमाल कर लेना।
आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। लिखा है f इंटू जी ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में g ऑफ h। तो चलिए देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इधर, आपको जैसा बताया था पहले x लिख लेते हैं सिंपल, भाई किसी फंक्शन किसी वेरिएबल का ही लेंगे जैसे। अब यहां पर ये जो ऑफ है, जब ऑफ हटाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये देखिए ऑफ हटाया और ये पूरा ब्रैकेट इसको डाल दिया ब्रैकेट में, बड़ी अच्छी बात। फिर यहाँ पे आप क्लास 11th याद कीजिए कि 11th में फंक्शन, दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट हुआ करता था, अगर x लेना है तो इसको लिखते थे fx इंटू जी एक्स। याद करो क्लास 11th में पढ़ा है आपने, जो फंक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के नाम से था ये। तो यहां पर इसी तरीके से जब f इंटू है, ये पूरी चीज क्या मान लो x, तो fx ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया इंटू करते वक्त इंटू g ऑफ x। x का मतलब ये hx पूरा x माने हुए हो ना, तो f ऑफ दिस वन एंड g ऑफ दिस वन, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देखिए, इस ब्रैकेट को जब हटाओगे तो ऑफ लिख दोगे, तो f ऑफ hx इंटू ब्रैकेट पूरा, फिर ये ब्रैकेट हटाया तो g ऑफ hx लिख दिया। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पे x बार बार नहीं लिखते क्योंकि हम समझते हैं कि x ही लिखना होगा, इसलिए x को उड़ा दो यहाँ से, तो f ऑफ h बचा इंटू g ऑफ h बचा। और इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट था वो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड लिख दीजिए। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग कर सकते हैं, बहुत सरल प्रूविंग होती है ऐसे फंक्शंस वगैरह की, कंपोजिट फंक्शंस की। बस थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी जानकारी जरूरी है जिससे आसानी से कर पाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, और 3 में देखिए क्या बोला है। लिखा है फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब आप बड़े आसानी से जानते हैं बेटा कि अगर हम लोग को गॉफ निकालना हो, पहले वाले की बात कर रहे हैं, फॉग गॉफ दोनों की बात कर रहा है ये। अगर हमें गॉफ निकालना हो तो गॉफ ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ fx। ये आप पहचानते हैं, कई जगह डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब g लिखते हैं और fx की वैल्यू लिखेंगे, तो fx की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x, ये हो गया मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अब देखिए ये मॉडुलस ऑफ x क्या हुआ है, x हुआ है। अब gx में x की जगह मॉडुलस ऑफ x रख देना है, तो 5 लिखिए, और जहां x था वहां मॉडुलस ऑफ x लिख देना है आपको। तो ये जो फंक्शन आपको मिल रहा है इसे बोलेंगे ये है आपका गॉफ फंक्शन। तो दिस इज गॉफ फंक्शन। अब बात करते हैं इसी तरह फॉग निकालने के लिए। तो फॉग निकालोगे तो फॉग ऑफ x अगर लेते हो तो लिखोगे f ऑफ g ऑफ x, f लिखा और gx की वैल्यू डाली, तो gx की वैल्यू थी यहां पर मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, ये gx की वैल्यू थी। अब यहां पर fx ये पूरा क्या हो गया है, दिस इज x, कैपिटल X मान लो, कट्टम क्रॉस मत समझ लेना, कैपिटल X है। तो ये fx की वैल्यू थी मॉडुलस ऑफ x, तो इसकी वैल्यू होती थी, अगर ये x होता तो लिखते मॉडुलस ऑफ x, लेकिन इस x की जगह इतनी चीज है तो हम इसको हटा के ये पूरी चीज छाप देंगे यहां, 5x माइनस 2। बात पकड़ में आई? तो ये आपका गॉफ हो गया बेटा, ये जो लिखा हुआ है, और साथ में ये फॉग हो गया आपका। एक बात मैं और आपको बता दूं बेटा, जब भी कोई फंक्शन लिखा जाता है, वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया है, हमेशा उसका कोड डोमेन और डोमेन लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि वो फंक्शन को तभी पूरी तरीके से समझा जा सकता है जब उसके साथ में फंक्शन के साथ में उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों उपलब्ध हो। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको फील दे रहा हूँ कि अगर मुझे गॉफ का डोमेन को डोमेन लिखना होता तो इसका डोमेन f का फंक्शन f का होता। आप जानते हैं, बस मैं थोड़ा हिंट देके छोड़ दूंगा, बाकी आप चाहें तो उसको करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मालूम था ये फंक्शन था, ये g था, इसका ये डोमेन था, इसका ये कोडोमेन, इसके लिए ये डोमेन और इसके लिए ये कोडोमेन। तो जब हम लोग गॉफ की बात करते हैं तो ये गॉफ कहलाता है। तो गॉफ के लिए फंक्शन में ये जो डोमेन ऑफ f होता है वही गॉफ का डोमेन होता है। तो गॉफ का डोमेन फंक्शन f का डोमेन होगा, और रिजल्ट इधर आएंगे सारे इसके। तो इसका जो कोडोमेन होगा वो कोडोमेन आपका g का कोडोमेन होगा। तो इस तरीके से जो फंक्शन ऊपर दिए गए हैं fx, इसका डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर। तो अगर आप गॉफ की बात करें तो इसके डोमेन को पूछा नहीं गया है, बस मैं आप जानकारी दे रहा हूं। तो डोमेन क्या कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स।
या इसको ऐसे भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी ऐसे लिखा जा सकता है। एक जानकारी दे रहा हूं, इसमें पूछा नहीं गया है। और इसके कोडोमेन की अगर चर्चा की जाए यहां पर, तो कोडोमेन में देखिए, कोडोमेन ये जो फंक्शन है इसका कोडोमेन होगा, तो इसका कोडोमेन क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा अगर बात करें तो इसमें जो कोडोमेन होगा वो सारा कोडोमेन भी रियल नंबर मिलने वाला है। हाँ, रेंज जो है इसकी, वो रेंज लिमिटेड होगी, केवल पॉजिटिव नंबर की होगी, लेकिन इसमें इस फंक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए सारे रियल नंबर उपलब्ध होंगे। तो इसका जो कोडोमेन है, और लंबी चर्चा कर लेते हैं, इसका भी रियल नंबर ही पार्ट होगा, जिसके लिए gx, यानी ये बात करें अगर रियल नंबर में प्लॉटिंग है तो रियल नंबर होगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो रेंज अगर निकालने जाएंगे तो यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि इससे ये क्या मिलेगा, सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो ये मैं बात आपके लिए छोड़ रहा हूं निकालने के लिए, अगर आप चाहें तो निकालें, अदरवाइज क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। ये मैंने इसलिए बताया कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसकी बड़ी चर्चा की जाती है, डोमेन और रेंज की। तो जस्ट कीप इन माइंड, बाकी ये सवाल हो जाता है एनसीईआरटी का, बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे इतने पे। अब दूसरी पार्ट की बात करते हैं हम लोग। दूसरे में आ जाओ गॉफ के लिए, तो गॉफ ऑफ, फिर एफ एक्स कर लो, जी ऑफ एफ एक्स कर लो बेटा, और एफ एक्स की वैल्यू यहां पे देख रहे हो 8x क्यूब है, ठीक है। अब ये अगर पूरा x होता कैपिटल X तो gx को क्या लिखते, आप लिखते x की पावर 1/3 अगर ऐसा होता, लेकिन x की जगह 8x क्यूब है तो x की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा, 8x क्यूब की पावर 1/3। अब 8 का 1/3 लोगे तो मिलेगा 2, 2 2 2 2 का क्यूब होता है ना 8, और साथ में x क्यूब का लोगे तो आ जाएगा x। तो इसका आंसर, इसका गॉफ आ गया 2x। और इसका फॉग लेने जाओगे अगर, x भी लिख दो यहां, तो इसको लिख सकते हो f ऑफ gx। gx की वैल्यू कितनी है, इसमें gx की वैल्यू x की पावर 1/3 है। अब आप जानते ही अगर ये x होता पूरा तो 8x क्यूब लिखते, अब यहां x की जगह रिप्लेस कर चुके हो x की पावर 1/3 से, तो x की जगह 1/3 लिख दो, बाकी क्यूब था ही, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8x आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप बात को पकड़ पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। 4 में देखिए क्या बोला गया है। 4 में बोलते हैं इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 के बराबर यहाँ रख दोगे x, तो नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो मतलब सेंसलेस हो जाएगा, इसलिए इसको रोक दिया है। शो दैट f ऑफ f, f ऑफ fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3, एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ये भी बताना है आपको। तो f ऑफ fx निकालते हैं पहले। तो आप जानते हैं कि f ऑफ fx लिखने का क्या मतलब है, लिखने का मतलब है f ऑफ fx, ये इसका मतलब होता है। f लिखा और यहां पर fx की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी, क्योंकि fx के बराबर है, तो यहां पे लिखा 4x प्लस 3 अपॉन 6x, 6 है, 6x माइनस 4। बिल्कुल समझ गए होंगे, ये fx की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप ध्यान से देखिए कि जब ये x था तो यहां x लिखा हुआ था, अब ये x की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई है, फुल वैल्यू। तो जहां x है वहां इतनी वैल्यू डालनी होगी x की जगह, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब ये फंक्शन अभी क्या वैल्यू देगा, 4, और इस x की जगह ये पूरी वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन, यहां आ जाओ 6x की जगह पूरी वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4, इसी तरीके से करके लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलता है। तो बेटा ये वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो एलसीएम ले लिया 6x माइनस 4, ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 से तो 16x प्लस 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 18x
-12 होल अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लो 6x - 4 और इसको कैलकुलेट कर लो। ये वैल्यू होगी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24x प्लस 18 और ये -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24x प्लस 16। 6x - 4 6x - 4 कैंसिल हो गया, 12 और -12 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 24x भी कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू बची? 16 और 18, तो 16 16 32 34x बची। और नीचे आ जाओ तो 18 और 16 फिर 34 बचा। तो ये देखिए वैल्यू आ गई x। तो f ऑफ fx की वैल्यू हमारी आ जा रही है x। आप समझ पाए होंगे। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया जो उन्होंने पूछा था कि शो दैट दिस इज एन x। अब दूसरा कह रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तब ध्यान से समझिए मेरी बात कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आप कहते थे अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, उस फंक्शन में ऐसा कोई फंक्शन g हम ला पाए जो कि जिसकी वैल्यू गॉफ ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन हो और फॉग f ऑफ g भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा हमारा किसके अंदर? f के डोमेन में, यानी मैं इसको x लिख देता हूं, x लिख देता हूं और g की वैल्यू, ये इसका डोमेन y g वाला होना चाहिए तो y लिख देता हूं। तो अगर हम ऐसा फंक्शन f के लिए ऐसा फंक्शन चूज कर पाए g जो गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन दे दे इन दी सुटेबल डोमेन्स, जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम बोलते थे कि जो g है वही हमारा f इनवर्स है। ये बाई डेफिनेशन पढ़ा था, बिल्कुल याद है आपको। अब बात करते हैं यहां की। अब यहां देखिए हमारा f ऑफ f, यही तो है, इसकी वैल्यू आ गई x विच इज आइडेंटिटी फंक्शन इन x, इसका डोमेन ix है। अब इस पहला दोनों से अगर इसको पलट के भी लिखोगे तो फिर से f ओ f आ जाएगा। यहां गॉफ लिखा था तो पलट के फॉग हुआ था, या f ओ f है तो उसको पलटोगे तो f ही f तो रहना है, और ये वैल्यू फिर से डोमेन सेम है तो फिर से ये वैल्यू x रहेगी तो ix रहेगा। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर कंपेयर करो इससे, g कैसा फंक्शन है? f, g बराबर f, तो अगर यहां पे g बराबर f आ रहा है और g ही f इनवर्स होता है, तो हम ये समझ गए कि जो f इनवर्स है यहां वो हमारा f ही है। तो f इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। f यहां कैसा है? अपने आप का ही इनवर्स है। समझ पा रहे हो ना ये जो लॉजिक मैंने डेफिनेशन से बनाया दिया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? तो इनवर्स ऑफ f इज f। f इज इटसेल्फ इन इनवर्स, वो f का इनवर्स f ही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग और देखते हैं 5 क्या है क्वेश्चन। तो यहां बोला गया है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ये फंक्शंस 3 दिए हुए हैं, इनका इनवर्स है कि नहीं। तो हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है, इधर कर देता हूं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है बेटा? तो फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो सॉल्यूशन के तौर पे आपको याद रखना चाहिए कि इनवर्स हमारा किसी भी फंक्शन का तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू, मतलब हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर इनवर्स है तो 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी होगा। विज़ ये दोनों बातें सही होती हैं। ठीक है, अब चेक ये करना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो मैं समझाने के लिए आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। एग्जामिनेशन में अगर ये चाहते हैं कि समय जब लग रहा है आपका डायग्राम ना बनाए तो आप सीधे भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी बता दूंगा आपको। तो पहले वाले की बात करता हूं। एफ के लिए आपने डोमेन बनाया जो कि था 1 2 3 4, ये डोमेन वाला पार्ट और ये को डोमेन वाला पार्ट, ये बन गया आपका 10। ये डोमेन, ये को डोमेन, और ये फंक्शन की मैपिंग एफ चलेगी इस तरीके से। तो 1 का 10 से, और आप देखिए 2 का 10 से, 3 का 10 से, 4 का 10 से, सब यहाँ 3 का 10 4 का 10 सब जुड़े हुए हैं। तो ये 1 1 फंक्शन तो साहब है ही नहीं। ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। समझ पाए होंगे। तो मैनी वन फंक्शन होने की वजह से, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स विल नॉट
डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो सीधे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझ पाए होंगे क्यों? क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है इसलिए। अब यहां पर अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि भाई मैनी वन के लिए अगर यहां 1 है डोमेन तो दूसरा वाला जो 10 आ रहा है, अगर हम मैनी वन की बात करें तो इस 10 वाले का रिश्ता किसी और से नहीं होना चाहिए, तभी तो ये 1-1 बनेगा। 10 वाले का एक ही खिलाड़ी होना, प्री इमेज होनी चाहिए। और यहाँ 10 की तो 4-4 प्री इमेज है, 10 की एक ही प्री इमेज है, 10 की 2 भी प्री इमेज है, 10 की 3 भी है, 10 की 4 भी है। तो साफ तौर पे क्या है, ये मैनी वन फंक्शन हो गए। आप समझ पा रहे? तो इस तरह आप भी लिख सकते हैं कि 10 हैज मैनी इमेजेस लाइक 1, 2, 3, 4, hence this function is a many one function, that's why the inverse of this function will not exist। ये भी तरीका है लिखने का, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल मस्त है क्योंकि इसमें जो बच्चा है, स्टूडेंट, उसको भी दिख रहा है, जो एग्जामिनर है उसको भी दिख रहा है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। एनीवे, बात लॉजिक समझ पाए होंगे। ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट को भी इसी तरह बनाते हैं और कितना मजा आएगा देखिए। जी की वैल्यू करते हैं, डोमेन बना लो 5, 6, 7, 8, आप ही बता देंगे 100%। डोमेन, को डोमेन, ये रही जी की मैपिंग साहब। और यहाँ पे को डोमेन में था 1, 2, 3, 4, ये जो लिखा है बेटा, और कुछ थोड़ी। अब यहाँ देखो जी में लिखा 5 का 4 से तो 4, 5 का 4 से रिश्ता, इमेज मतलब 6 का इमेज है 3, 6 का इमेज है 3। लाइन सीधी बनाना, मैंने थोड़ी टेढ़ी बना दी है। 7 का 4 से तो 7 का रहा 4 से, और 8 का 2 से तो 8 का रहा 2 से। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये तो ना ये 1-1 है ना ये ऑन टू है, ये दोनों ही नहीं, एक छूट गया पहली बात, ऑन टू भी नहीं, इनटू फंक्शन है। और साथ में आपको दिखाई पड़ रहा है 5 और 7 की 4 इमेज है, 5 और 7 की एक ही इमेज है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो ना ये 1-1 है ना ये ऑन टू है, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एकदम साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ता है, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब आ जाइए तीसरे में, और यहां पे भी ऐसे ही बना लीजिए आप, और 2, 3, 4, 5, और को डोमेन में आ जाइए 7, 9, 11, 13। अब 2-2 का इनवर्स नहीं निकला तो इसका ऐसा लगता है कि इनवर्स निकलना चाहिए, सवाल ऐसे ही बनते हैं लगता है। 2 का 7 से, 2 का 7, 2 का इमेज 7, फिर 3 का इमेज 9, फिर इसी तरीके से 4 का इमेज 11, फिर 5 का इमेज 13। अभी साफ तौर पे देखिए 1-1 फंक्शन है, 1 का 1 से, और साथ में क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन भी है। अब ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1-1 ऑन टू हो। और इसके साथ ही क्लैरिटी मिल जाती है, डायग्राम बनाने पे कंफ्यूजन की गुंजाइश रही नहीं जाती। तो मैं इसीलिए पसंद करता हूं ये डायग्राम कि एक बार बना दीजिए तो आप भी क्लियर है और टीचर भी, एग्जामिनर भी क्लियर है, कोई परेशानी की बात ही नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है और आने लायक है, तो इंपॉर्टेंट भी है, समझिएगा। शो दैट एफ एक फंक्शन है -1 और 1 के क्लोज्ड इंटरवल में मैप्ड है, और इसका को डोमेन जो है वो रियल नंबर है। गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, इज 1-1। पहले तो हमें शो करना है कि फंक्शन 1-1 है। फिर क्या बोलता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स हमको पता करना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग और करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो फंक्शन दिया था इसको 1-1 साबित करने के लिए, जैसा हम लोग बातचीत किए हुए हैं हमेशा, कि लेट कर लेते हैं fx1 = fx2, और जहां पर x1 x2 बिलोंग करता है हमारा किसको, इसके डोमेन को, यानी -1 से 1 को बिलोंग करेगा। ठीक, अगर हम इससे प्रूफ कर पाए कि x1 = x2, तो हम ये अनाउंस कर देंगे या हम कह देंगे कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। और अगर इससे हम लोग x1 = x2 नहीं ला पाए पक्की तौर पे, तो हम नहीं कह सकते कि फंक्शन 1-1 है। ऐसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में या इसके एग्जांपल्स में किया है और समझाया है। तो चलिए करते हैं आगे। fx1 का मतलब हो गया x1/x1 + 2, और fx2 का मतलब हो गया
x2 अपॉन x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। अब x1 x2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहां वैल्यू बचेगी 2 से 2 भी कैंसिल, तो आप साफ तौर पे से कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। हेंस या देयरफॉर कुछ भी लिखिए, फंक्शन f, ये जो फंक्शन था fx इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो गया? 1-1 फंक्शन हो गया। अब बात की जा रही है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का डोमेन और साथ में को डोमेन दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स निकालना है। अब इसके इनवर्स की अगर हमें चर्चा करनी होगी बेटा, तो पहले इसका इनवर्स तभी निकलता है, या तो हम बताएं पहले कि 1-1 फंक्शन है, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और अगर इनवर्स निकल आया, जीरो फंक्शन मिल गया, तो हम साफ तौर पे कह देंगे कि हाँ भाई ये इन्वर्टेबल था और इसका इनवर्स ये है जो निकलेगा गॉस-फॉक की विधि से, मेथड से। आप बात पकड़ पाए ना मैंने क्या बताने की कोशिश की है? इसमें लिखा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बुक्स आप पढ़ते हैं, किसी बुक में ऐसा कहा होगा पहले कि देखिए ये जो फंक्शन है ये 1-1 है, इसलिए इसका इनवर्स होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और फिर वो प्रोसेस किया होगा, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस वाले फंक्शन जिसका इनवर्स निकालना है, इसके लिए एक फंक्शन g को डिफाइन कर लें और फॉग बॉक्स जो एक डिफिनेशन दी थी उसके बेसिस पे इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें। अगर इनवर्स निकल आता है तो ये अपने आप ही साबित हो जाता है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल था और इसका इनवर्स ये है। मैंने दोनों बातें एक्सप्लेन की हैं, तो आप पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया अच्छे से। तो चलिए अब बात करते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जो इन्होंने बोला है डोमेन और को डोमेन, उसको थोड़ा समझना होगा बेटा। रेंज इन्होंने क्या कह दिया है, -1 to 1 तो अपने को समझ में आ रहा है। अब लिखा इसकी जो रेंज है वो f की रेंज है, तो रेंज यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहां रखनी है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या ले लो? y ले लो, और इसको लिख लो x अपॉन x प्लस 2। तो ये रेंज ऑफ f का मतलब है ये y का सेट है जिसके अंदर ही कई सारी y होंगी। पकड़ में आ रही है बात ना? इसकी रेंज क्या है, इसका आंसर, तो आंसर ये स्मॉल y लिखा है, किसी पर्टिकुलर x के लिए स्मॉल y आएगा, ऐसे बहुत सारे y आएंगे। तो ये एक सेट है y का जिसके अंदर बहुत सारे, एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे y रहेंगे, या y1 y2 करके लिख दो आप। बात समझ में आ रही होगी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, रेंज ऑफ f। ठीक है साहब। अब जैसा हम लोग करने का तरीका देखते थे, जब ये फंक्शन रेंज ऑफ f मिल जाता था तो इससे ये लिखा है y इन टर्म्स ऑफ x, हम इसको पलट के लिख लेते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x, और इससे आप लिख सकते हैं, हमें x एक तरफ लेना है तो x इधर ले आओ, माइनस xy इज इक्वल टू 2y, यहां से आपने कॉमन ले लिया x, तो आ गया 1 माइनस y, ये है 2y, तो x कितना हो गया? 2y अपॉन 1 माइनस y। तो यहां देखो लिखा था y एक तरफ था, x सारे एक तरफ थे, और यहां क्या है, x एक तरफ है, y सब एक तरफ है, तो इसको बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, और इसको बोलते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालने का मतलब ही होता है कि हम उल्टा फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उल्टा समझ रहे हो ना क्या बोल, आपको बहुत समझाया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर ये फंक्शन इधर से इधर है तो इसका इनवर्स का मतलब होता है ये फंक्शन, ये अगर ये हम ढूंढ पाए ऐसा फंक्शन तो हम कहते हैं फंक्शन इन्वर्टेबल है, और साथ में ये इनवर्स ऑफ f है। अब यहां पे एक g फंक्शन मान लो, लेट g इज ए फंक्शन जो कि इसका उल्टा मतलब रेंज ऑफ f की जगह रेंज f ही लिख दो, से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है, और वो फंक्शन क्या है, वो है gy, ये इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया। बात पकड़ पा रहे होगे जो मैं बता रहा हूं, ये सब छोटी छोटी बातें और एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हो ही नहीं सकता आप गड़बड़ कर दें। यू विल प्ले विद द क्वेश्चन, आप खेलोगे इन क्वेश्चन से। आइए देखते हैं।
तो ये वैल्यू बन गई। अब हमारा जो डेफिनेशन हुआ करती थी फॉग गॉफ की, उसके बेसिस पे इंतजाम बनाते हैं इसका। तो पहले ले लो बेटा गॉफ, देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आपको याद होगा कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए इस एफ के डोमेन में और फॉग एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या था, जो एक्स यहां रखो वही एक्स आ जाए। समझ पा रहे हो ना, ये g ऑफ fx जैसे रखो, मैं बिल्कुल आपको आसानी से बता रहा हूं, इसका x रखे हो तो यहां भी x आ जाए। ये बोला आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स। क्लास 11 में पढ़े हो, मैंने कॉन्सेप्ट में खूब बताया है। x की जो वैल्यू हो वही y की वैल्यू हो। तो आप यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन क्या रखोगे, अगर यहां x रखा है तो x निकल आए, और x कहां का हो, इसका डोमेन का हो। इसको लिखते IX है, आइडेंटिटी फंक्शन इन x डोमेन में, और इसको लिख दोगे आइडेंटिटी फंक्शन यानी g के साथ जो y लिखे हो उसका आंसर y आ जाए तो IY। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम ये अनाउंस कर देंगे कि g इज द इनवर्स ऑफ f। अगर ऐसा होता है, और साथ में हम कह भी देंगे पहले ही कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन था और इसका इनवर्स फला है, g है मतलब। ठीक, आओ तो यहां पर शुरू करते हैं चर्चा। जो डिस्कशन किया है, गॉफ निकाल लो बच्चों। तो गॉफ पकड़ते हैं, तो गॉफ का मतलब हो गया g ऑफ fx, ये सब हम लोग जानते हैं। g लिखा और fx लिखा। fx क्या था हमारे पास, तो fx था ये x अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये था x अपॉन एक्स प्लस टू, यही तो fx था, ये fx था। देखो कोई परेशानी थोड़ी है। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर gy की चर्चा होगी। gy ये डिफाइन किया है, तो जहां पर y है वहां ये पूरी चीज रखनी है। तो 2 लिखो, इस y की जगह पूरी चीज x अपॉन एक्स प्लस टू होल अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और लेट्स सी इसकी वैल्यू x आती है कि नहीं, आ ही जाएगी वैसे। तो ऊपर वैल्यू हो गई 2x और एलसीएम x प्लस टू, नीचे यहां आ गया x प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। x प्लस टू कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2x और नीचे x कट गया, आ गया 2 और वैल्यू आ गई x। तो आपने देखा गॉफ का आंसर यानी जो x था, यहां देखो x आ गया है, और इसे आप IX बोलोगे क्योंकि x हमारा इसके डोमेन में है। तो पहली कंडीशन हमने फुलफिल करा ली है, ठीक है। तो ये आपका x आ गया। अब दूसरी हमें चर्चा करनी है, थोड़ी जगह बना लेते हैं फॉग निकालने के लिए, FOG के लिए। अब FOG के लिए आपने f ऑफ g ऑफ y लिख लीजिए आप, कोई टेंशन थोड़ी है। gy, अब gy क्या माना था, ये माना था, तो ये हो गया 2y अपॉन 1 माइनस y। बड़ी खूबसूरत बात। अब यहां पर देखिए fx, जहां पर x था तो यहां x था, उसी x की जगह इतना है, तो जहां पर x है ये पूरी वैल्यू चिपका दो वहां, यानी 2y अपॉन 1 माइनस y होल अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2। देखो कुछ भी नहीं किया बेटा, ये x है पूरा, ये देखो x है, समझदार बच्चों, ये x है ना, लिख दो, कुछ क्या करना है। अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही लग रहा है। तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2y, एलसीएम इधर लिख देता हूं 1 माइनस y, और इधर आ जाओ, ये पूरा एक साथ है। यहां पे लिखोगे तो लिखोगे 2y प्लस 2 माइनस 2y होल अपॉन 1 माइनस y। 1 माइनस y 1 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 2y कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 2y अपॉन 2 विच इज इक्वल टू y, और y का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन y। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करा दी। अब यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर आप कह भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पहली इक्वेशन कह दो, और यहाँ पे सेकंड लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड g मतलब ये फंक्शन g, दिस फंक्शन g को यहां पर आप x gx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ f। थोड़ा सा समझिएगा ये। अच्छा, यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ y लिखा था, यहाँ x क्यों लिख दिया है। इस वेरिएबल से कोई मतलब ही नहीं होता है बेटा। ये जो फंक्शन लिखे हो, इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो gt इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी, बस इसका डोमेन को डोमेन नहीं चेंज करना, फंक्शन भी नहीं, फंक्शन तो वही है। t लिख दो या इसको gx लिख दो,
कोई परेशानी नहीं है, फंक्शन थोड़ी बदल जाएगा, तो वेरिएबल बदला है, x की जगह y, y की जगह t, t की जगह तुम्हारा नाम, कोई फर्क थोड़ी आता है, बस डोमेन को डोमेन पकड़े रहना, क्योंकि वही खेलता है। तो इसी जगह gy चाहो तो gy के टर्म में लिख देना, वरना मैंने x के टर्म में लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तो ये 2x/1 - x ये हमारा जो कहा गया इनवर्स था। तो मैं इस इनवर्स को साफ सुथरे तरीके से यहां लिख देता हूं आंसर के तौर पर, कि आपका जो आंसर आएगा इनवर्स f इनवर्स जो कि g के बराबर है, वो आएगा 2x/1 - x, ये आपका आंसर है। ठीक है साहब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है, यहाँ पर नीचे का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगर कंफ्यूजन होता है कि ये इसके लिए डोमेन था को डोमेन में, तो आप इस आंसर को बेटा y में ही लिख लो फिर, क्योंकि x की वैल्यू इसके लिए कही गई है ना, तो उस x से कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ y में ही लिख लो, इसको साथ में कह दो y इज नॉट इक्वल टू 1, वरना पहचानने में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। तो f इनवर्स क्या हो गया, 2y/1 - y एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। ये जो रेंज मिल रही थी ना, या रेंज ऑफ f, तो इसमें y की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, और इस तरीके से आपका ये इनवर्स बना सकते हैं। y लिखो, t लिखो, कुछ भी लिखो, इस तरीके से इनवर्स आ जाएगा। साथ में पुट कर देना, जिससे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उससे बचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, और 7 में देखिए क्या बोला हुआ है। तो 7 में बोला कंसीडर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई fx = 4x + 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। तो ध्यान ये रखना है, देखिए इसको कुछ बुक्स में किसी और तरीके से, कुछ बुक में किसी और तरीके से किया जाता है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि कहीं भी आप देखें तो कंफ्यूज ना हो। एक तो क्या है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो हमको फंक्शन को 1/(1) दिखा देना चाहिए, क्योंकि 1/(1) दिखाने भर से ही ये साबित हो जाता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। बड़ी अच्छी बात, समझ पाए ना। तो एक प्रोसेस हुआ मेथड कि 1/(1) दिखाओ, हम भी दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि 1/(1) ना दिखाओ, आप सीधे एक फॉग ऑफ की जो डेफिनेशन है इनवर्स निकालने वाली, क्योंकि इन्होंने हमें मजबूर किया कि इनवर्स बताओ। अगर नहीं मजबूर किया होता तो 1/(1) दिखा के हम काम कर लेते, अपना इन्वर्टिबल फंक्शन दिखा देते। अब इन्होंने तो कह दिया कि इनवर्स में निकालो, तो हमको फॉग ऑफ की कहानी तो करनी ही पड़ेगी डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर आप 1/(1) नहीं दिखाते हैं फंक्शन, फॉग ऑफ के मेथड से सॉल्व कर देते हैं और इनवर्स निकाल लेते हैं, तो उसी सेंटेंस में आप शुरू में लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज दिस वन। तो आपको अलग से 1/(1) शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात पकड़ पाए होगे उम्मीद करते हैं, ये पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। आइए हम यहां पर 1/(1) दिखा रहे हैं इसलिए कि आप सीखें ज्यादा। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट ले सकते हैं, जो कोई गलत नहीं कर सकता, गलत करता तो वो गलत कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात ना, कि डेफिनेशन से ही फॉग ऑफ के चक्कर से काम खत्म कर दीजिए, और वहां क्लैरिटी से आप कह सकते हैं कि क्योंकि फंक्शन का इनवर्स निकला है इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तभी तो निकला। ठीक है साहब, तो हम लोग यहां पर fx लिखा है, तो y = 4x + 3 पकड़ते हैं, जो कि फंक्शन था, यही हमारा फंक्शन fx था। अब इसको 1/(1) दिखाने का सिस्टम लेट कर लीजिए, लेट fx1 = fx2, और जहां x1 x2 कहां को बिलोंग करेंगे, इसके डोमेन को, डोमेन है रियल नंबर तो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत अच्छी बात। अब यहां से क्या हम x1 x2 दिखा पाएंगे, देखते हैं भाई। fx1 लिखने का मतलब है 4x1 + 3, fx2 लिखने का मतलब है 4x2 + 3। अब आप जानते ही हैं 3 3 कट गया, 4 4 कट जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। तो क्लैरिटी से कह सकते हैं fx इज 1/1 फंक्शन, fx इज 1/1। एक कंप्लीट हो गया। ऑन टू की बात आई, तो ऑन टू के लिए यहाँ क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं, यानी मतलब y है इन टर्म्स ऑफ x, अब x लिख लो इन टर्म्स ऑफ y। तो आप लिखो, दिया था y = 4x + 3, x लिखने जाओगे तो लिखोगे y - 3/4, ये x लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y।
भाई ऐसे ही आपको सब समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये एक्स की कहानी थी, ये वाई की थी। तो ये ऑन टू कब बोलते हैं, ये फंक्शन एफ था। ऑन टू कब बोलते हैं कि हर वाई के लिए एक्स उपलब्ध हो, हर वाई के लिए एक्स उपलब्ध हो। तो ये वाई वाली में बना लिया। अब हर वाई के लिए क्या एक्स मिलेगा, क्योंकि दोनों कहानी क्या है, रियल नंबर की। तो कोई भी रियल नंबर वाई ले लो, इसके अंदर जो मौजूद है कोई भी रियल नंबर, एक्स हमें रियल नंबर देगा ना, बस ये ऑन टू हो गया। तो फॉर ऑल वाई इन कोडोमेन देयर इज एन एक्स या एलिमेंट एक्स अवेलेबल इन डोमेन, हेंस द फंक्शन इज, जो फंक्शन है इज ऑन टू। क्लियरिटी होगी। अभी जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए इन्वर्टिबल भी है भाई। अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या सीधे लिख दो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, हेंस या देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबिलिटी आपने शो कर दी। ये जो मैंने किया आपको सिखाने के लिए किया, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाए तो ये किए बिना सीधे इनवर्स वाले मेथड पे आ सकता है। सही दोनों है। अब अगर आप स्कूल में अपना पेपर दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए टीचर का बिहेवियर क्या है, कितना वो बातों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, या कितना लीनियंट है, कितने सख्त हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ टीचर कहते नहीं दिखाओ, जरूरत नहीं है फिर भी दिखाओ, तो वो आपको थोड़ा तालमेल स्कूल में बैठाना पड़ेगा। बोर्ड की चिंता मत कीजिए, बोर्ड में जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि सही है। चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग एक अलग फंक्शन की, जी की। एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं, जी ढूंढते क्या ले ही लिया है, जिसे हम डिफाइन करेंगे उसका उल्टा। तो उल्टा भी लिख दो, रियल नंबर टू रियल नंबर। और जी वाई हमारा क्या है, जी वाई है y -3/4। अब जैसा आप जानकारी आपको है ही कि अगर हम गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन इन x और फॉक को आइडेंटिटी फंक्शन इन y शो कर पाए, तो हम कह देंगे g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी g इज इक्वल टू f इनवर्स। अगर ये कंडीशन कर पाए, डेफिनेशन ही यही थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले ले लेते हैं गॉफ। तो गॉफ के लिए g ऑफ fx, तो g लिखिए, और fx क्या था, fx हमारा ये था 4x + 3, तो आ गया 4x + 3। अब आगे चलते हैं, और आगे y में जहां पर y था तो यहां y था, अब ये 4x + 3 है, तो y की जगह 4x + 3, तो 4x + 3 -3/4। आप देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी फंक्शन इन x बन जाएगा इसकी डोमेन में। पहली वाली कंडीशन वैलिड है, सही है। अब दूसरी बात करते हैं फॉक की। तो फॉक का मतलब है f ऑफ जी वाई क्या है, जी वाई हमने ये पकड़ रखा है, y -3/4 बेटा। अब देखिए, अब ये f आ गया है, fx। जब fx था तो जहां x था वहां पर यहां पर इतना बड़ा x आ गया है, तो सारी वैल्यू x में पुट कर दो, यानी 4y -3/4 x की जगह पुट किया है y -3/4 + 3। अब देखो 4 से 4 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, y आ गया, ये आ गया आई वाई, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने बताया था कि यहाँ y रखो तो यहाँ भी y आ जाना चाहिए, यहाँ x रखो तो यहाँ भी x आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा कहीं चूके तो दूसरे सवाल को ध्यान से सुन रहा हो तो वहीं पकड़ ले, कम से कम किसी हालत में कोई चीज़ मिस नहीं हो। ठीक है साहब, अब दोनों ही कंडीशन मैचअप कर दी। अब आप आसानी से कर सकते हैं हेंस या देयरफॉर फ्रॉम, जो भी है फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इसको फर्स्ट सेकेंड कह रहे हैं या थर्ड फोर्थ जो भी कह लीजिए, तो इससे आप कह सकते हैं, या आप लिख ही दीजिए कि गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वी। तो जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी g इज इक्वल टू एफ इनवर्स। और g फंक्शन था क्या हमारा, y -3/4। बस ये आंसर आ गया। तो इनवर्स क्या है, दिस इज द इनवर्स, gy इज इक्वल टू y -3/4। ये हमारा आंसर है इनवर्स का।
ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं सवाल। अब बिल्कुल देखिए इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपका बोर्ड का ही सवाल नहीं, कहीं का सवाल गलत नहीं होगा। एक एक चीज उन्होंने मेटा एनालिसिस कर दी है, जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में फाड़ दिया है, परखच्चे उड़ा दिए, परखच्चे एक्सीडेंट परखच्चे उड़ गए। बस आप ध्यान से बातों को सुन लीजिए, कमाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। और जैसा मैंने बात किया था, इसमें देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, समझते पीछे वाले क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। कंसीडर एफ आर प्लस का मतलब है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स 0 से लेके 0 इंक्लूड है और बाकी सारे पॉजिटिव वाले, और सेमी क्लोज्ड इंटरवल यानी 4 को इंक्लूड किया है, इन्फिनिटी को इंक्लूड किया है, गिवन बाय दिस फंक्शन शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय दिस वन, वेयर बाकी बातें लिखी हुई हैं। करने का वही तरीका जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो इसको 1 ऑन टू दिखाए बिना डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स इसका निकल जाएगा तो आप कहेंगे इन्वर्टिबल था तभी तो इनवर्स निकला। और आप चाहें तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए, इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाने के लिए 1 ऑन टू पहले दिखा भी सकते हैं और फिर कर सकते हैं सवाल। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए मैं 1 ऑन टू शो करने वाला हूं अभी, जिससे वो भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे की बात करेंगे। आप चाहें तो उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं अगर आपका टीचर आपके साथ है तो, मतलब वो समझ पाते हैं पूरी बात। तो कंसीडर करते हैं आर प्लस से लेके 4 इंफिनिटी वाला इस फंक्शन को 1 ऑन टू दिखाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। लेट कर लो fx1 बराबर fx2, जहां पर x1 और x2 हमारे कहां को बिलोंग कर रहे होंगे, r प्लस को, इसके रियल नंबर्स में, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में। ठीक है साहब। अब यहां से मतलब क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से वैल्यू आ गई x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और फिर यहाँ से वैल्यू आ गई x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों हमारे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हैं, इसलिए आप ऐसा लिख पाए हैं। अगर दोनों रियल नंबर्स कहते, अगर हम कहते कि यहाँ पर दोनों रियल नंबर है तो इसका आंसर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता। बात को पकड़िएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर है, इस वजह से इसका रिजल्ट ये लिखा है, वरना रियल नंबर के लिए ये लिखना पड़ता। आपको थोड़ा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पकड़े रहिएगा, इसको हटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे, बिना बात के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पकड़ी बात आपने, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज 1 ये फंक्शन 1 हो गया। अब ऑन टू वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ऑन टू के प्रोसेस में फॉर ऑन टू लिख दो, जैसे समझ पाओ कहाँ से शुरू किया है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखते हो। और बाकी चीज़ें तो आपने लिखी हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर r प्लस को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, 4 से लेके इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल में। अब यहाँ पर इसको आप आसानी से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, और बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हो, देखिए x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये चर्चा रियल नंबर टू रियल नंबर होती तो जब हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 होता तो x की वैल्यू प्लस माइनस वाई माइनस 4 होती है ना। अब यहाँ पे केवल पॉजिटिव लिया है, निगेटिव छोड़ दिया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि x में देखिए r प्लस की बात कही गई है। r प्लस का मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक, इसलिए माइनस साइन नहीं लिया है। एक एक बात पकड़ना। अब ये x इक्वल टू वाई माइनस 4। अब देखते हैं कि जब y की वैल्यू, क्योंकि 4 से बड़ी है, ये देखिए यहां पर दे रखा है, y क्या है, y बिलोंग करता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल में, 4 से बड़ा है तो ये डिफाइंड है, वरना डिफाइंड ही नहीं होती। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y विच बिलोंग्स टू कोडोमेन लिख सकते हैं, विच बिलोंग्स टू कोडोमेन मतलब 4 या 4 से बड़ी वैल्यू y in codomain there is an x available या exist in domain। तो इसी फंक्शन क्या बन गया, fx। now fx is onto function, इसी को onto बोलते हैं। अब दिस फंक्शन इज 1 onto, तो ये क्या इंप्लॉय करता है कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है।
ठीक है, ये बात आपकी कंप्लीट हो जाती है, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हो गई कहानी सेट। ये जो प्रोसेस दिखाया, और ये जैसा मैं बता रहा था कि अगर आप, अब हमें इन्वर्स निकालना भी है, इसलिए वो प्रोसेस, अगर इन्वर्स ना निकालना होता तो हमको ये करना मस्ट था और कोई तरीका नहीं था जिससे आप बात बना पाते, और इन्वर्स ना निकालना होता था। अगर इन्वर्स निकालना है तो हमें बाकी प्रोसेस करनी है, तो अगर आप चाहें तो इतने पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट बी कॉशियस। क्या हालचाल है टीचरों का जिनसे आप पढ़ रहे हैं वगैरह, वो मुझे नहीं पता। हाँ, ये पूरा कर देंगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कुछ एक नंबर, आधा नंबर और 0.1 नंबर भी काट पाए आपका। तो एनीवे, इन्वर्स निकालने के प्रोसेस में आपको याद दिलाने का फिर से है कि एक फंक्शन हम क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने का प्रोसेस, एक हम लोग फंक्शन मानते हैं g, उसी का उल्टा मानते हैं, तो आप लिख दीजिए 4 से लेकर इन्फिनिटी से आपने मान लिया r प्लस में, और वो फंक्शन उल्टा मान रहे थे। उल्टा का मतलब ये फंक्शन जिसे आप g कह देंगे, gy लिख दो बेटा, gy इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। अब वही फॉग गॉफ दिखाना जो पिछले सवालों में चर्चा की थी, दिखाते हैं साहब, यहां पे पकड़ लो गॉफ, g ऑफ fx क्या था, तो fx था x स्क्वायर प्लस 4, तो g लिखिए और x स्क्वायर प्लस 4 लिखिए, फिर g लिखा। अब यहां पर देखिए पूरे, जब gy लिखते थे तो अंडर रूट y माइनस 4 था, अब यहां y की जगह पूरा है तो इस y की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दो, तो इसको लिखोगे y स्क्वायर प्लस 4 और साथ में ये माइनस 4, तो ये वैल्यू प्लस 4 माइनस 4 कट गए और वैल्यू आ गई y। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ये y कहाँ x स्क्वायर लिखना चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई यहां पर x स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई x। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। तो गॉफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन x में है, ये प्रूफ करना रहता है। और दूसरा आप फॉग की बात करेंगे तो f ऑफ g ऑफ y, f लिखा, gy ये था अंडर रूट y माइनस 4। अब ये fx जो वैल्यू लिखी जाती है, x स्क्वायर प्लस 4 था, तो x की जगह रूट है तो उसको लिख दोगे रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। ये यहां से वैल्यू लिखी है बेटा, ये जो लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 4, तो x की जगह रिप्लेस किया अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा y माइनस 4 प्लस 4 और ये आ जाएगा y विच इज द आइडेंटिटी फंक्शन इन y। अब पहले दूसरे से आप साफ तौर पे कह पा रहे हैं कि फॉर g गॉफ इज इक्वल टू ix, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ इन x, एंड फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन y। तो हेंस f इज इन्वर्टिबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी g इज इक्वल टू f इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं जो वैल्यू थी हमारी अंडर रूट y माइनस 4। अब यहाँ पर अगर आप इसको फंक्शन बताएंगे तो लिख दीजिए gy इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, और y की जो वैल्यू है वो बिलोंग होनी चाहिए 4 से इन्फिनिटी के बीच, तभी ये वैलिड रहेगा। ये आपका इन्वर्स आ गया। और इन्वर्स में देखिए ये चर्चा की थी y माइनस 4 की, ये आप दिखा पाए y माइनस 4 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। एक एक बात जो पॉसिबिलिटी हम लोग सारी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से आप काम करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं बच्चों। और 9 में देखिए वैसे ही सवाल है जिससे क्वेश्चन नंबर 8 था। बोला कंसीडर f r प्लस, वही सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और कोडोमेन है -5 इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे इन्फिनिटी, गिवन बाई f(x) इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y, और दिस फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहां पर जैसे लिखा है शो दैट इन्वर्टिबल विथ, तो यहां पर हम 1 1 ऑन 2 नहीं दिखा रहे हैं, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, पिछले 2 सवालों में किया, उसी तरीके से आप साबित कर सकते हैं। हम लोग सीधे इसका इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स निकलने का मतलब ही होगा कि ये इन्वर्टिबल है इसलिए इन्वर्स आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और फंक्शन को हमें इन्वर्स निकालने के लिए g मानना पड़ता है, तो g के लिए इसका उल्टा फंक्शन मानना है। तो आप क्या करेंगे, पहले y इज इक्वल टू f(x) लिख लो, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो
तो इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। वैसे तुम लोगों ने 10th क्लास में सीखा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो आप सीधे लिख लीजिए, देखिए 3x कर दीजिए, तो 3x करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 2ab आना है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तब लिखोगे 2ab में 6x मिल जाएगा, क्योंकि 2ab की वैल्यू 6x के बराबर है, और यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी मालूम थी 3x, है ना, तभी तो 9x स्क्वायर मिला था। तो a की वैल्यू 3ab लग दोगे, a की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो b की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ये मैंने तरीका बनाया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, वैसे आप बनाना जानते ही हैं। और भी तरीके होते हैं, कोफिशिएंट 1 करके सीधे बना लेते हैं हम लोग, लेकिन ये आपने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर अंदर लिया तो 1 के स्क्वायर को घटा दो -5, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप बनाना जानते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, 3x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6। अब आप, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग है, जो y है हमारा -5 से इन्फिनिटी तक है, ये -5 से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6। आगे चलो तो x क्या मिलेगा, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये x हमारा मिल गया, और इसी को हम लिखते हैं फंक्शन gy जो हमें लेना था। ठीक है, ये इस तरह से बात चलेगी हमारी। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे आप स्क्वायर, यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट वाई माइनस प्लस 6 लिखने की कोशिश कर दी अगर आपने, तो होगा क्या, देखिए एनालिसिस अगर आप करें तो x की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे प्लस माइनस वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 ऐसे लिखोगे, और x जो है हमारा वो कहानी किधर की कहता है, x कहानी कहता है नॉन निगेटिव रियल नंबर की। तो नॉन निगेटिव रियल नंबर डोमेन में ही वही चाहिए, माइनस लोगे तो दोनों माइनस मिल जाएंगे और ये निगेटिव नंबर आएगा, इसलिए माइनस पॉसिबल ही नहीं है। दोनों माइनस मतलब x निगेटिव होना चाहिए, और x तो निगेटिव यहाँ पर हम लोग लेते ही नहीं है, डोमेन में चाहिए ही नहीं x हमको निगेटिव, केवल पॉजिटिव नंबर की बातचीत चल रही है, इसलिए केवल पॉजिटिव रूट लेके हम लोग चलेंगे यहाँ। फिर हम देखेंगे कि हर y के लिए x यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी बन जाती है, वो ऑन टू देखने के लिए मैंने बताया y के लिए x उपलब्ध है कि नहीं। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आप gy को डिफाइन कर दीजिए डोमेन को डोमेन से, तो इसी का उल्टा लिखते हैं, तो यानी -5 से इन्फिनिटी से मैपिंग कर दी, मतलब को डोमेन लिख दिया r प्लस, और gy हमने ये डिफाइन करके रखा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब हमको अगर ये इन्वर्टिबिलिटी दिखानी है तो फॉग ऑफ दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी फंक्शन है, और उसी के बाद हम साबित कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं, तो गॉफ ले लेते हैं। यहाँ पर गॉफ लेने का मतलब g ऑफ f(x), तो g लिया, f(x) क्या था, f(x) हमारा वो था 9x स्क्वायर वाला, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है साहब, आगे चलो, तो आगे आप ये देखिए y की जगह ये y था और इस y की जगह ये पूरा है, तो जहां y है वहां इतनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये तो y की वैल्यू आ गई और साथ में प्लस 6, ये वैल्यू बनी और माइनस 1 अपॉन 3। अब ये वैल्यू देखिए हमारी x रखा है, तो x ही आनी चाहिए अगर इसको इन्वर्टिबल होना है, इन्वर्स निकालना है तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आएगी ही। ये हो गया 9x स्क्वायर, यहाँ ये एडजस्ट हो गया, आगे आ जाएगा 6x प्लस 1। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आ गया -1 अपॉन 3। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया है किसका, 3x प्लस 1 का, और ये -1 अपॉन 3 यहाँ कर लेते हैं। चलो अब ये वैल्यू आ गई 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, ये 1 से -1 कट गया, 3 से 3 कट गया, x आ गया। आप कह सकते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है x में, यहाँ x रखा था और यहाँ पर हमें x मिल गया। तो पहली कंडीशन गॉफ वाली सेटिस्फाइड हो गई। फॉग वाली देख लेते हैं अब, तो फॉग का मतलब f ऑफ g ऑफ y, तो f लिखा और gy लिखा, gy तो ये मान रखा है,
तो ये बेटा रूट यहाँ तक है, तो ये वैल्यू लिखी अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये लिखा हम लोगों ने। आगे चलते हैं, अब एफ एक्स की जगह इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो 9 लिखो और एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 डाला, इसका स्क्वायर किया, प्लस 6 लिखा, फिर ये वैल्यू डाली वाई प्लस 6 माइनस 1/3 डाली वैल्यू, और आगे -5 था तो आगे -5 लिख दिया। आगे चलते हैं, इसको स्क्वायर करोगे 9 से 9 कट जाएगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर करो, a स्क्वायर करोगे तो आएगा y प्लस 6, b स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, माइनस 2ab तो माइनस 2ab आ जाएगा y प्लस 6। ये कहानी इसकी सेट हो गई। प्लस यहाँ 3 2 जा 6, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2y प्लस 6, 2 था तो ये आ जाएगा -2 और ये था -5। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आ रहा है। ये प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, 6 + 1 7 और ये भी 7, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, y आ गया, मतलब ये क्या है i y। अब यहां से आपको कंडीशन मीट आउट हो गई, गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई। अब कह सकते हो जी एफ इज इन्वर्टेबल एंड एफ इनवर्स क्या है, वो g के बराबर है। और g फंक्शन क्या था हमारा, जी वाई इज इक्वल टू, आपने मान रखा था अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये जो उन्होंने कहा था दिखा दो, ये सब हमने दिखा दिया, और ये आंसर या प्रूविंग जो भी बोलो वो चीज़ आपने कर दी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, और देखिए कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। ये थ्योरम की तरह भी काम किया जाता है, और यहाँ प्रूविंग पूछी है, और इसमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया था, उसी का इस्तेमाल करके इसको कर रहा हूं मैं उसी तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले हम लोग मान लेंगे कि इसके 2 इनवर्स होते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, कि इसके 2 इनवर्स हैं, और अंत में कंट्राडिक्शन नहीं बोलना चाहिए, 2 इनवर्स मान लेंगे, और अंत में दिखा देंगे कि 2 अलग अलग इनवर्स जो हमने माने थे वो दोनों इक्वल हैं, यानी 2 अलग अलग इनवर्स नहीं है, उनको एक ही होना चाहिए। इस तरह का प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज f हैज 2 इनवर्सेस g1 g2, भाई ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स होगा, एक इनवर्स g1 मान लेते हैं, एक g2 मान लेते हैं, मान लिया 2 इनवर्स है। देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, अब ये जो देखिए ये जो कहानी होती है, ये तो x y आप जान ही चुके हैं, जहां भी कंफ्यूजन हो गोले बनाइए। ये बन गया f, तो यहां पर कोई y एलिमेंट है जो y को बिलोंग करता है। फॉर ऑल सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वी हैव f ऑफ g y इज इक्वल टू i y। भाई हमारा f अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमने ये जाना था कि फॉग ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाय डेफिनेशन, फॉग ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इन देयर सुटेबल डोमेन्स। तो जो फॉग है FOG वो आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए IY के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब G2 भी इसका इनवर्स है, तो इसका भी जो फॉग है Y के इनवर्स में वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए Y वाला। तो ये दोनों हो गए आपस में बराबर, फॉग इज इक्वल टू फॉग 2, मतलब f ऑफ G1 इज इक्वल टू f ऑफ G2 हो गया इक्वल। अब यहां पर क्योंकि f जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है, अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन 2 होगा ही होगा। बात आपसे कही चुके हैं कि अगर 1 1 ऑन 2 हो तो इन्वर्टेबल होता है, और अगर इन्वर्टेबल फंक्शन है तो 1 1 ऑन 2 होगा। तो ये फंक्शन 1 1 है, यानी f 1 1 होने का मतलब क्या कहते थे आप कि fx1 बराबर fx2 अगर हो, तो अगर ये 1 1 फंक्शन है तो ये पक्का है कि x1 बराबर x2 होगा, ये हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए f के बाद ये पूरी चीज x समझो, ये पूरी चीज x समझो, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, क्योंकि ये 1 1 है इसलिए x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, यानी g1y इज इक्वल टू g2y। ये मतलब क्या है, g1 इज इक्वल टू g2। इसका मतलब क्या हो गया, f हैज यूनिक इनवर्स, g1 g2 अलग अलग नहीं हो सकते, ये आपस में बराबरी है, इक्वल है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल फंक्शन, वो f हमारा यूनिक इनवर्स होगा। आपने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग और इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे हम लोग। तो कंसीडर F1 2 3 डोमेन और ये कोडोमेन की चर्चा ABC गिवन बाई F1 इजकल टू A, F2 इजकल टू B और F3 इजकल टू C। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स का इनवर्स इजकल टू F। तो एक तो तरीका क्या है कि सीधे हम उठा के F इनवर्स लिख दें, मतलब F इनवर्स करेंगे तो F इनवर्स A इजकल टू 1, F इनवर्स B इजकल टू 2, F इनवर्स C इजकल टू 3, आंसर तो मैच कर जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर तरीका नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन जो मेथड है पूरा वो अपनाएंगे। तो मेथड में क्या करते थे कि लेट करते थे एक फंक्शन, तो G हम लेट कर लेते थे, इसका उल्टा यानी ABC 2 1 2 3, और उस फंक्शन में क्या डिफाइन साथ में करोगे कि अगर आप GA कहते हो तो 1 बोलेंगे, साथ में GB अगर कहते हैं तो हम लोग 2 बोलेंगे, और अगर इसी तरह GC कहते हैं तो हम लोग 3 बोलेंगे। ये ABC ये डोमेन है इसके। अब हमें ये दिखाना है कि G जो है F का इनवर्स है। तो दिखाने का तरीका क्या था, फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स होने चाहिए। तो पहली बात हम लोग करते हैं गॉफ की, कि गॉफ क्या आइडेंटिटी फंक्शन देगा, तो G पकड़ा ऑफ F। अब ये फंक्शन जो F है ये अपने डोमेन में लेते हैं। गॉफ का डोमेन क्या होता है, F वाला, तो F वाला 1 2 3, तो पहले हम लोग 1 का लेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, और देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है कि नहीं। तो G किया F1 की वैल्यू थी A, तो ये GA हो गया। अब GA की वैल्यू यहां से कितनी थी 1, तो ये देखिए यहां 1 डाला है, ये 1 आ गया आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से ले लेते हैं F ऑफ 2, किसका लेते हैं, गॉफ का डोमेन F वाला डोमेन होता है। F के डोमेन में 1 2 3 है तो 1 2 3 ही का लेंगे, वरना कई बच्चे सोचते हैं ले किसका, फंस जाते हैं वो। अब यहाँ पे बात लेके चलें G ऑफ F2, तो F2 की वैल्यू थी B, और GB क्या माना था यहाँ पर 2, ये भी देखिए आइडेंटिटी फंक्शन है, जो रखा वही निकला। फिर ले लो G ऑफ F ऑफ 3, क्योंकि ये 3 देखो यहाँ पर है। अब यहाँ पे F3 की बात करते हैं, तो F3 की वैल्यू कितनी है C, तो GC की बात करो तो आ गया 3, तो यहाँ भी देखो 3 रखा और 3 हमारा आ गया। तो ये जो गॉफ फंक्शन है ये तो हमारा आ गया आइडेंटिटी फंक्शन इन X, ये पहला कंडीशन वैलिड हो गया। फॉग की भी बात करनी पड़ेगी तब पूरी तौर पे कह पाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग फॉग की तरफ। तो फॉग के लिए अब हम लोग किसका, G का चेक करेंगे। तो G वाला जो फंक्शन था, G वाला जो माना था हम लोगों ने, वो ABC था, ये डोमेन, तो ABC रखना होगा। अब हमको F रखा ऑफ GA रखा, तो F रखोगे, GA कितना है, GA है 1, तो F1 आ जाएगा। F1 कितना है, A, तो ये देखो A आ गया, यानी जो यहां पे रखा था वही आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन दिखने लगा आपको। अभी ये तीनों के सबके लिए चेक करना पड़ता है। तो यहां पर किसका डोमेन पकड़ रहे हैं, G का, A रख लिया, BC भी बचा है, ये देखो यहां पर ये BC बचा है, तो हम लोग यहां पर पकड़ेंगे F ऑफ GB। तो GB क्या है, GB है 2, F2 क्या है, B, तो यहां पर B रखा था और B मिल गया। बात आपकी समझ में आ रही होगी, इसी तरीके से वर्किंग है, बाकी बात तो आप समझ ही चुके हैं। क्या रखा है इसमें, F रखा, GC की बात करेंगे, और GC था 3, F3 कितना है, C, तो देखिए जो रखा वही मिला। यहां पर आप कह सकते हैं कि जो फॉग है वो आइडेंटिटी फंक्शन है इन Y, इसके डोमेन में। अब पहले दूसरे से आप कह सकते हैं फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन F इज इनवर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ, यानी F इनवर्स क्या है, G के बराबर, और G फंक्शन क्या लिया था हम लोगों ने, G के बराबर। और G का डेफिनेशन आप कैसे देंगे, यहां पर G का डेफिनेशन, पूरा डेफिनेशन आप इस तरीके से देंगे, ABC डोमेन से को डोमेन, मतलब आप ये जो लिखा हुआ ना यही मैं दोबारा लिखने वाला हूं। अब यहां पर आप G जो डिफाइन करेंगे, GA इज इक्वल टू 1, GB इज इक्वल टू C एंड GC इज इक्वल टू 3, इस तरह लिखिए। चाहे आप G को ऐसे लिख दीजिए कि आपने A का 1 से और B का 2 से और C का 3 से, ये बात दोनों ही इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, बात एकदम ठीक ठाक है। तो इस तरह से फंक्शन को आप
डिफाइन कर सकते हैं। ये इनवर्स है, ये क्या है जी, ये एफ इनवर्स है। पहली बात कंप्लीट होती है। अब इन्होंने और एक स्टेप बढ़ा दिया, लिखा है कि जो ये आपने निकाला है एफ इनवर्स, इसका फिर से इनवर्स निकालो और दिखाओ कि एफ के बराबर है। आप समझ गए होंगे। तो अब ये जो एफ इनवर्स निकाला है, जो कि एक जी फंक्शन है, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। भाई जी का इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना, और वो हमारा एफ फंक्शन आएगा, ये हम दिखा देंगे अभी। तो अब इसके लिए चलिए कोशिश करते हैं, यही आ जाए तो अच्छा है। ये जी का इनवर्स निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक फंक्शन हम मान लेते हैं एच, और इस जी का उल्टा यानी फिर 1 2 3 पकड़ो, 1 2 3 से हम लोग कहां से कहां तक मैप कर देंगे, ए बी सी में। कुछ करना नहीं, बस मेथड है। एच की वैल्यू ये डिफाइन कर दी। अब एच एक फंक्शन लेंगे, इस जी का उल्टा जैसे करते आए, तो जी का उल्टा करोगे तो क्या करोगे, एच 1 लोगे, ये देखिए 1 लोगे ना। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, जी 1 लेते हो तो ए लिखोगे। इसी तरह H2 लोगे तो B लिखोगे, और H3 लिखोगे तो C लिखोगे। ये फंक्शन आपने माना साहब। अब फिर क्या होगा कि आप HOG लेंगे, एक बार गॉफ फॉग लेते थे ना, उसी तरह HOG ले लीजिए। तो H ऑफ G की वैल्यू हमने Y के टर्म्स में ट्रीट की है, तो यहां से पकड़ेंगे अब इसका डोमेन। तो यहां पर आप लिखोगे ऐसे A, भाई जी वाला डोमेन चलेगा ना, तो ये चलेगा। तो जी ए पकड़ा, तो इसको लिखा एच, और जी ए की वैल्यू क्या थी, इतना लिख दिया कि खुद ही नहीं दिख रहा कहाँ है। जी ए हो गया 1, तो जी ए की वैल्यू हो गई 1। अब H1 क्या माना था यहाँ, ए देखो, अब यहाँ पे दिख गया, जो ए डाला था वही ए निकला। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन चलने लगा। इसी तरीके से हम लोग H ऑफ G ऑफ B में चले गए। तो GB यहाँ पे था 2, तो ये H2 हो गया, और H2 हमने यहाँ माना था B। तो ये देखिए, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसी तरीके से आप GC निकाल लो बेटा, तो H ऑफ 3 आ जाएगा ये, और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी C। फिर आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन है, इससे आप क्या कह पा रहे हैं, इससे कह पा रहे हैं कि जो HOG है वो फंक्शन है। अगर इसको G को Y लिखे चलें तो Y में कह दीजिए आप, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ दिस G में। अब इसी तरीके से हमने हॉग निकाला है, तो G ऑफ H निकालने की चर्चा करनी पड़ेगी, और इसकी ये भी आइडेंटिटी फंक्शन H वाले डोमेन में होना चाहिए। तो H वाले डोमेन में G पकड़ा, H ऑफ H का डोमेन है 1 2 3, तो 1 रखो पहले। तो H1 की वैल्यू थी A, और GA की वैल्यू कहाँ गई, GA की वैल्यू वो है 1। तो ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ये भी बन गया। फिर आप G पकड़ो और H की वैल्यू पकड़ो 2, तो G H2 की वैल्यू हो गई B, और GB की वैल्यू हो गई वहां से देखो 2, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। फिर G H3 पकड़ लेते हैं, G रखा, H3 की वैल्यू C, और GC की वैल्यू वहां से आ गई 3। ये देखिए सारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इससे आप कह पाए GOH इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन। तो H के ये किसके डोमेन में होना चाहिए, ये 1 2 3 के डोमेन में होना चाहिए, H के डोमेन में। अब फ्रॉम दिस एंड दिस यू कैन से दैट कि हमारा G इज इन्वर्टेबल, वो तो हो गई, लेकिन चलो इन्वर्टेबल एंड विथ इनवर्स या G इनवर्स इज इक्वल टू H। और H जो फंक्शन है वो वही देखिए F फंक्शन है, दोनों सेम है। ये जो H लिखा और वो जो F लिखा है ये देखो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर H विच इज इक्वल टू F। तो आप प्रूव कर पाए G की जगह F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू F, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से प्रॉपर प्रूविंग इस तरीके से की जा सकती है। थोड़ा सा मेथड है, करना पड़ रहा, समझ में आती है बात, करे तो दिख ही रहा है, लेकिन ये करने का लिखने का तरीका भी है। तो इसको भी सीखिए पूरा। मेरे एट लेंथ कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ ये सोच के कि ये तो बता रखा है, हिंट दे के छोड़ दूँ ना। हर सवाल पूरी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि वो पिछले सवाल जैसा भी हो सकता है सेम टू सेम, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये चैप्टर आपके कोर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होना चाहिए। आपके दोस्तों का चैप्टर हिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, और 12 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, लेट एफ
x to y be an invertible function, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है x to y, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। हमें शो करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, यानी f इनवर्स का इनवर्स f होगा। ठीक है साहब, शो करते हैं, बड़ा आसान है। अब यहाँ पर दिया हुआ है f फंक्शन x to y इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, तो गिवन है। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो बाय द डेफिनेशन इन्वर्टिबल फंक्शन की देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g जो इसका उल्टा यानी y to x होगा सच दैट उसका गॉफ ix हो आइडेंटिटी फंक्शन इन x इसके डोमेन के साथ, और फॉग हो आइडेंटिटी फंक्शन इन y। ये तो डेफिनेशन के साथ ही होता है क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो बाय द डेफिनेशन हमारा g जो कि इनवर्स की तरफ ले जाता है हमको, उसको फॉग ऑफ ix और iy होना चाहिए, क्योंकि g हमने इनवर्स मान लिया क्योंकि उसका इनवर्स तो होगा ही होगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन है इसलिए उसका इनवर्स होगा, इनवर्स हमने g पकड़ लिया है। अब g पकड़ने पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा f इनवर्स g है, बात क्लियर। अब यहाँ g की जगह गॉफ इज इक्वल टू या g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x इन फॉग इज इक्वल टू iy मान लो। इस g की जगह f इनवर्स पुट कर दो, f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू ix एंड f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू iy कह दो। अब देखिए यहां से क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स को एक फंक्शन मान लेते हैं, तो f इनवर्स एक फंक्शन अगर ले लो तो y to x इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन एंड f इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स। समझ पाए? ये क्या हो गया, f इसका इनवर्स हो गया और बात हमारी बन गई f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। थोड़ा सा इस पे चर्चा और लंबी कर देता हूं जैसे बात आप पकड़ पाओ। f इनवर्स ऑफ f लिखा है तो ix पकड़ो, दिया था जो निकला था, और f ऑफ f इनवर्स को मैं iy कह रहा हूं। अब आपको जो सोचना है वो सोचना ये कि ये एक फंक्शन है और ये g वाला फंक्शन है। देखिए यहां जो बातें कही जाती थी वो आप क्या कहते थे कि f का इनवर्स g निकला है फंक्शन। अब इसको फंक्शन ट्रीट करो, इसको फंक्शन ट्रीट करो तो इस फंक्शन का दूसरे फंक्शन से ix है और उस फंक्शन का इस फंक्शन के साथ iy है, तो इस फंक्शन का ये f जो है इनवर्स हो गया, इस फंक्शन का f इनवर्स हो गया, तो इस फंक्शन का इनवर्स f हो गया। ये बात इसमें कही जा रही है। तो इसको आपको क्या किस नजरिए से देखना है, आपको नजरिया बनाना है कि ये एक फंक्शन, इसको f इनवर्स नहीं देखो, एक फंक्शन देखो। और सरल करने के लिए मैं क्या करता हूं, h लिख देता हूं उसको। अब देखो तुम्हारी समझ में आएगा, h और f लिख दिया, मान लो ix कह दिया, और यहां कह दिया हमने f ऑफ h इज इक्वल टू iy सपोज करिए। अब यहां पे आप कह सकते हो आराम से ना, f इज दी इनवर्स ऑफ h, यानी h इनवर्स इज इक्वल टू f बाय डेफिनेशन, ऐसे कहते थे। और h क्या था, f इनवर्स मान रखा था, तो f इनवर्स का इनवर्स किए तो f मिल गया। यही चीज प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, और 13 में देखिए क्या है, इफ f रियल नंबर टू रियल नंबर डोमेन को डोमेन बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही सरल सवाल है। एफ ऑफ एफ एक्स जब लिखते हैं, आपको बताया था ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है, तो यहां पर डाल दो ब्रैकेट, कौन सी बड़ी बात है। फिर एफ लिखा, एफ एक्स की जगह पूरी वैल्यू लिख दो, 3 माइनस एक्स क्यूब ये पावर 1/3, और ये ब्रैकेट लगा था तो एक ब्रैकेट और लगा दो यहाँ, बढ़िया। अब आप जान रहे थे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि इस x लिखा था तो यहाँ x क्यूब था, अब x की जगह इतनी वैल्यू है तो ये x की जगह इतनी वैल्यू डालनी पड़ेगी हमको। तो डालो 3 माइनस x की जगह वैल्यू डाली 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इसकी पावर तो 3 थी तो इसकी पावर 3 डाला, और इसका भी पावर हो गया 1/3। बात पकड़ में आई। इस x की जगह ध्यान से देखो, ये जो x है, x क्यूब है ना, x की जगह इतनी वैल्यू, तो x की जगह इतनी वैल्यू और फिर क्यूब वाला 3 तो लगी गया। अब देखिए
लग गया और होल की पावर 1/3 हो गई। ठीक है साहब, अब चलते हैं आगे। 3 माइनस, अब ये इससे 1/3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा -3 प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3 दिख रहा है। अब ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो x की पावर क्यूब की पावर 1/3, क्या रिजल्ट आया x। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x रिजल्ट आया जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि 14 नंबर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग, और 14 में देखिए क्या बोला है, लेट f, ये इसका डोमेन r माइनस -4/3 टू r रियल नंबर बी ए फंक्शन एज, ये फंक्शन है, द इनवर्स ऑफ f इज द मैप, वो भी दे रखा है g, सच दैट रेंज ऑफ f, ये रेंज मतलब इसकी वैल्यू, टू r -4/3 गिवन बाई। अभी जो देखिए सीधे तौर पे अगर बात करनी है तो फटाक से इसको किया जा सकता है, लेकिन हमें तो दिखाना भी है क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको। तो क्या करो, इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी रेंज की बात की है ना, ये रेंज की, तो इसको पकड़ो 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब ये y लिखा इन टर्म्स ऑफ x, तो लिखो x इन टर्म्स ऑफ y, तभी ये g फंक्शन पकड़ पाओगे, क्योंकि वरना ये g फंक्शन हाथ में ही नहीं है, केवल ये लिखा हुआ डोमेन को डोमेन फंक्शन क्या है ये नहीं पता है, डोमेन को डोमेन लिखा है, फंक्शन क्या नहीं पता, तो फंक्शन ढूंढ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब लिखो x इन टर्म्स ऑफ y, जैसे पहले भी लिखा है, तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब अपने को x एक तरफ लेना है, y एक तरफ, तो 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे x निकाल लो कॉमन, तो 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। इसी को आप बोलोगे फंक्शन gy। तो 4y यही आंसर होगा, आप देख लीजिए यही आंसर होगा, कौन सा है इसमें, 4y 4 माइनस 3y, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमें डेफिनेशन से फॉग ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव भी करना होगा। अगर दिखाना, अगर ये सवाल एमसीक्यू में आ रहा है तो कहीं दिखाना नहीं है, आप कह सकते हो ये, क्योंकि निकलेगा ही यही जो निकाला है आपने, लेकिन हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये जी वाई मिल गया। अब आप जानते हैं कि जी वाई को इनवर्स कहने तभी कहेंगे जब बाय डेफिनेशन हमारा गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन हो एफ के डोमेन में और फॉग भी हो आइडेंटिटी फंक्शन इज जी के डोमेन में। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी लिखिए, एफ एक्स की कहानी थी 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये एफ एक्स की वैल्यू लिखी है। अब जहां पर y था, y है, वहां पर ये पूरी वैल्यू चिपका देनी है। तो 4 लिखिए और इस y की जगह 4x अपॉन 3x प्लस 4 होल अपॉन y माइनस 4 माइनस 3 इंटू वाई। y का मतलब ये x वाली जो पूरी वैल्यू है 3x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आता है। आने का मतलब है आना आपका x ही चाहिए, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऊपर आ जाएगा 16x, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। अब यहाँ करो तो आ जाएगा 12x प्लस 16 माइनस 12x। तो 12x क्या, 16 से 16 गया, ix आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन इन x हो गया। बात पकड़ पाए। अब आप फॉग ले लो, फॉग का मतलब गॉफ लियो ना, तो f ऑफ g ऑफ y कह दीजिए। जी वाई क्या था, जी वाई ये माना था, तो लिखो 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब जहां पर fx में x था वहां ये वैल्यू लिख दो, तो 4 इंटू x की जगह आप पुट कर दो वैल्यू ये 4y अपॉन 4 माइनस 3y होल अपॉन 3x, 3 रखो और x की जगह 4y अपॉन 4 माइनस 3y और फिर था प्लस 4, तो ये हो गया प्लस 4। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, नीचे एलसीएम तोड़ा देंगे बाद में, तो ये आ गया 16y और ये हो गया 12y और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12y
12y कैंसिल, 16 कैंसिल, y बचा यानी i y आया। अब आप आसानी से कह सकते हो कि जो हमारा g है वो इनवर्स ऑफ f है। f इज द इन्वर्टिबल, बाय डेफिनेशन यही सीखा था हम लोगों ने। और g क्या था हमारा 4y/4 - 3y। तो ये शो करने का तरीका है, लेकिन MCQ अगर है जहां पूरी चीज शो नहीं करनी है तो ये आप बी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4y/4 - 3y। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज थी, एक एक सवाल का मेटा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन करके आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आप कॉन्फिडेंस फील करें आपका। क्योंकि नॉर्मल बच्चों से मेरी बात होती है तो इस पहले चैप्टर को लेके बहुत ही वो थोड़े से डरे रहते हैं। पूरे आपके सिलेबस के अंदर जो सबसे ज़्यादा उनको खौफ रहता है वो पहले चैप्टर से होता है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े दुश्मन को, अगर मैं ऐसा बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, अगर आप काबू पा लेते हैं तो पूरी किताब पे काबू पा ही लेंगे आप। तो ऐसी बातचीत हमारी और आपकी होनी चाहिए, मैं आपको समझाऊं ऐसा और आप सीखें ऐसा अपनी प्रैक्टिस करके भी, कि बिल्कुल जबरदस्त चैप्टर तैयार हो जाए। इसी उम्मीद से मैं बिल्कुल एक एक चीज छोटी से छोटी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आप तक सारी बात पहुंच जाए और ये चीज एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।